हेलो एवरीवन, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं से लेकर प्रोबेबिलिटी यानी अंतिम चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता। तो सभी चैप्टर से हम लोग मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आशी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल में दिया गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जो पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है कि आखिर दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3, ऑप्शन डी में दिया गया है अनंत। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आज सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं या एक से घटित कटते हो वो सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 11 को देख लीजिए। 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो 11 से भाग लगेगा या 11 में 1 से भाग लगेगा। ये दोनों के अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। अतः अभाज्य संख्या इनमें से क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा 11। उसी प्रकार से अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए 15, 12, 75 सभी संख्याओं में भाग लगती है अन्य संख्याओं से। लेकिन ऑप्शन डी को देख लीजिए जो दिया गया है 23, 23 में भाग लगेगा तो 23 से, अन्यथा 1 से लगेगा। इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। अतः अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है निम्नलिखित इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। आज सभी को बता दें कि परिमेय संख्या सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा संख्या हो जो P/Q के रूप में हो और Q का जो मान हो 0 के मान के बराबर ना हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन को देख लीजिए, √3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है तो यह परिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। ये P/Q के रूप में है लेकिन Q का मान 0 के मान के बराबर है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए, 0/4 दिया गया है जो P/Q के रूप में भी है और Q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। अतः परिमेय संख्या कौन होगा, तो परिमेय संख्या ऑप्शन डी होगा 0/4। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन में √4/√9 दिया गया है। तो √4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है। हमसे पूछा गया है अपरिमेय संख्या, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी को देख लीजिए, तो 4/9 दिया गया है जो P/Q के रूप में है और Q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। हमसे पूछा गया परिमेय संख्या, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। √7 को देख लीजिए, √7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब √7 हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आज सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो उस वेबसाइट पे जाके कक्षा 10वीं के लिए ढेर सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही वहाँ पे जाकर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आज सभी को बता दें
कि कोई ऐसी संख्या जो बार बार उस संख्या में रिपीट की गई हो तो समझ लेना है कि वो संख्या परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए तो पहले जीरो एक, यहाँ पे पहले एक जीरो है, उसके बाद में 2 जीरो हो गया, उसके बाद में 3 जीरो, आगे जाकर ये 4 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो, 6 जीरो, ऐसे चलते जाएगा यानी अनंत तक। तो ये संख्या कौन सी संख्या होगा? तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें भी देख लीजिए पहले 1 जीरो है, उसके बाद में 2 जीरो हो गया है, 3 जीरो हो गया है, उसके बाद में 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक? तो अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या है। अब अगला सवाल को देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन चलते हैं √11 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय नहीं बल्कि हमें परिमेय खोजना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय होगा। तो ऑप्शन बी को देख लीजिए, √15 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी हमारा संख्या परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी से चलते हैं तो √9 गुना √16 दिया गया है। आज सभी को मालूम होगा कि √9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है, और गुने 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 होता है। तो 4 में 3 से गुना हम लोग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 12, और 12 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ऑप्शन डी भी अपरिमेय है। ये √2 से √2 कटेगा 1 मरतबे, तो 2/1 होगा, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 2√2/√2। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ में 10 में कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देख लीजिए पहला ऑप्शन अपरिमेय है, ऑप्शन बी भी अपरिमेय दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी भी अपरिमेय है, ऑप्शन डी को देख लीजिए। √75 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। 75 गुणनखंड कैसे करते हैं? तो 5 × 15 और 15 × 5 = 75, यानी हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 × 25 × 75 का √अंडर। उसके बाद में हम लोग 48 का यहाँ पे रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 चौक, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 जगह 16 और 16 तियाँ 48, ऐसे कर सकते हैं 4 जगह 16 और 16 तियाँ 48। तो देख लीजिए डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में 3 बचेगा। यहाँ पे डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में 3 बचेगा, और √3 से √3 हम लोग कटा देंगे ना, तो कितना हमें प्राप्त होगा? 5/4 प्राप्त होगा। तो 5/4 एक प्रकार की p/q के रूप में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे q का मान 0 के मान के बराबर नहीं है। तो इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं होगा? तो ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि 0.23 पे रेखरीन यानी बार दिया गया है, और प्लस 0.22 पे भी बार यानी रेखरीन दिया गया है। इसका मान पूछा गया है कि आखिर दोनों का योग क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, आपको क्या करना होगा कि दोनों को ऐड कर लेना होगा। यानी हम लोग ऐड कैसे करेंगे? तो 3 और 2 कितना होता है? तो 5 हो जाता है, और 2 2 कितना होता है? तो 4 हो जाता है। 0 में 0 को जोड़ने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 0 में 0 ऐड करने पर 0 होता है। तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं, यदि मसा ए बी बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ए और बी का मसा ज्ञात करेंगे ना, तो ए को हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे? 1 गुने ए, बी को हम लोग करेंगे 1 गुने बी। तो दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है? तो दोनों में संख्या 1 मिल रही है, यानी ए और बी का जो एसीएफ अर्थात मस आएगा ना, वो 1 आएगा। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस कितना होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस हमें ज्ञात करना होगा कि आखिर मस होता कितना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो दोनों का हम लोग अभाज्य संख्या का मस ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 एकम ये 3 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 2 एकम 2 ये आएगा कितना? 1, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी एसीएफ कितना आया? 1 आया। उसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को देख के बना लेते हैं। देखिए 10 देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या था, तो मान लेते हैं कि 11 और 13 को ले लेते हैं। तो एक मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 11 घटता है तो 2, यहाँ पे 11 हो जाएगा,
और ये 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 एकम 2। यानी जितने भी हम आभाज्य संख्या का मशक याद कर रहे हैं, तो आपने देखा कि हम लोग जितने भी आभाज्य संख्या का मशक हम लोग याद कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक स्थिति में मौसा यानी ACF का मान 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1। उसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा कि दो संख्याओं का मस 25 है और लस 50 है, यानी दो संख्या है जिसका LCM 25 है और ACF कितना है, तो 25 और LCM 50 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए आप सभी से इस क्वेश्चन में गुणनफल पूछा गया है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना होगा कि 25 में 50 से गुना कर देना होगा। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे, आप 0 को 0 उतार दीजिएगा और 25 में आप 5 से गुना कर लीजिएगा, यानी 5 में 5 न करिएगा तो 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 10 2 12, यानी दोनों को जोड़ लीजिएगा, गुना करके कितना आएगा, तो ये 1250 आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में मौजूद है 1250, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है कि संख्या 25 और 50 के CF और LCM का गुणनफल क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन ही इसमें पूछा गया है, 25 में 50 से गुना कर लेना है, 1250 आ जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि एक रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है और चतुर्थ घात का 4 होता है। तो इस सवाल में हमसे रैखिक बहुपद का घात पूछा गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। हम आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन में बता ही दिए हैं कि एक घात वाले बहुपद को हम लोग एक रैखिक बहुपद कहते हैं जिसपे घातों की संख्या 1 होती है, और दो घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं जिसमें घातों की संख्या 2 होती है, और 3 घात वाले बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं जिस पर घातों की संख्या 3 होती है। तो फिलहाल क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 1 हो, तो वैसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 4 में कि एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि एक घातीय बहुपद का आलेख जो होता है ना, वो सरल रेखा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला सवाल है कि दो घात वाले बहुपद डॉट डॉट कहलाते हैं। हम आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से बता दिए हैं कि दो घात वाले को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं जिसमें घातों की संख्या 2 होती है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि दो घात वाले बहुपद को हम लोग कौन सा बहुपद कहते हैं, तो इसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये किसका बहुपद का, ये कौन सा बहुपद का व्यापक रूप है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन बी में मौजूद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल दिया गया है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि द्विघात का तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में जान ही गए होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t बराबर 0 को त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कहा जाता है। उसके बाद में यह एक ऐसा सवाल है क्वेश्चन 8 में जो मैट्रिक एग्जाम में 100% 1 मार्क्स का पूछा हर एग्जाम में जाता है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, या ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा बहुपद है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सी स्थिति में, कौन से टर्म कंडीशन में बहुपद होता है और कौन सी स्थिति में बहुपद नहीं होता है। तो -7 को देख लीजिए, तो माइनस एक शून्य घाती बहुपद है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन बी को देख लीजिए, तो ये द्विघाती बहुपद है चूँकि चर का घात 2 है। ऑप्शन डी को देख लीजिए, चर का घात 2 है, तो ये भी द्विघाती बहुपद है। एक चीज़ हमेशा आप सभी को याद रखना होगा
कि यानी चर पे अगर बाटा में कोई है, जैसे मान लेते 1/2 या -3/2 ऐसा होगा, तो ये कभी हरगिज बहुपद नहीं होगा। कोई भी ऐसा चर है जो रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, कोई भी ऐसा चर है जो भाग में हो यानी बट्टा में हो तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को देख लीजिए, चर यहाँ पे रूट में है अतः ये बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो यहाँ पे आप सभी को देखना है कि कौन ऐसा संख्या जो बहुपद है। हम आप सभी बता दिए कि कोई भी चर रूट में होगा वो बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी को देख लीजिए, एक्स पर क्या है, चर पे भागा है, बटा है यानी पावर में बटा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, तो एक दिया गया है और एक कैसा बहुपद है, तो एक शून्य घाती बहुपद है। तो इनमें से कौन सा बहुपद है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन से बारी बारी से हम लोग चलेंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन बी में यहाँ पे जो है ये x² प्लस √2x है, ये बहुपद होगा क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है। ऑप्शन ए से चलिएगा ना, तो यहाँ पे चर भाग में है, यहाँ पे चर √अंडर में है, यहाँ पे चर पे स्क्वायर दिया गया है बटा में। तो ये आपका जो सभी नियमों को पूरा कौन कर रहा है, ऑप्शन बी पूरा कर रहा है, अतः इनमें से कौन सा बहुपद होगा, तो ऑप्शन बी बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ पे हम लोग सभी ऑप्शन चलेंगे कौन ऐसा ऑप्शन है जो बहुपद नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे रूट में तो संख्या में रूट है, लेकिन स्क्वायर पे यहाँ तक तो ये ठीक लग रहा है। ये देखिए ये बहुपद है और ये भी बहुपद है। यहाँ पे ये x³ जो वाला है, ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन सी को जब हल कीजिएगा तो ये बहुपद नहीं आएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को याद रखना होगा हमेशा कि जब भी आपके मैट्रिक एग्जाम में रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 लिखेंगे आप। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा। उसी प्रकार से अगला सवाल पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद को अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आज सभी पिछले वाले क्वेश्चन में जाना कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, यानी 3। तो चलिए हम आपसे भी अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आपको AP में से सवाल पूछे जाएंगे ना, तो प्रथम पद और सारवंतर लगभग सभी क्वेश्चन में ज्ञात किया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सारवंतर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि आखिर सारवंतर का संकेतिक चिन्ह क्या होता है, तो D होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सारवंतर कहते किसको हैं, तो दूसरे पद और पहले पद के अंतर को हम लोग सारवंतर कहते हैं। तो दूसरा पद का मतलब क्या होता है, तो वो A2 होता है। पहला पद का मतलब क्या होता है, तो A होता है अर्थात A1 होता है। तो फॉर्मूला हमें क्या प्राप्त हुआ, A2 - A1। तो चलिए यहाँ पे A2 का मान देख लीजिए, A2 का मान 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा। A1 का मान देख लीजिए, A1 का मान 4 है ना, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। 10 में से 4 को माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन में सारवंतर का जो मान आने वाला है वो कितना होगा, तो वो 6 होगा। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है 1, 5, 7, 13, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर क्या होगा। एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि पदांतर पूछा जाएगा तो भी आप D निकालेंगे, सारवंतर बोला जाएगा ना तो भी आप D निकालेंगे। यानी प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है वो A2 - A1 इसी फार्मूला के माध्यम से बनाया जाता है। तो A2 का मान देख लीजिए, यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। A1 का मान 1 है ना, तो 1 लिखिएगा। तो 5 में से 1 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन D लिखेंगे आप, 4।
और इसके बाद में अगला सवाल दिया गया है कि 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 कोमा डॉट डॉट का पदांतर क्या होगा। पदांतर का मतलब सारवंतर। तो सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, हम आज ही बता दिए हैं सारवंतर ज्ञात करने का तरीका। जो फार्मूला होता है D बराबर A2 - A1। तो चलिए हम लोग A2 का मान लिख लेते हैं। A2 का मान यहाँ पे 1/2 है, तो हम लोग 1/2 लिखेंगे, माइनस A1 का मान देख लीजिए 3/2 है, तो आप ही यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। है दोस्तों, 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। जब एलसीएम नीचे दोनों सेम टू सेम होता है ना, तो ऊपर वाले संख्याओं को हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं। यानी यहाँ पे 1 था तो हम लोग 1 लिखेंगे, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दे देंगे, और यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 1 में से 3 को माइनस कीजिएगा, तो 1 में से 3 को माइनस करने पे कितना होता है, -2 होता है, और भागा में भी 2 था, तो -2 से अगर 2 को हम लोग कटाएंगे तो कई मरतबे कटेगा, तो ये -1 मरतबे कट जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में बिल्कुल जो क्वेश्चन का सही जवाब आने वाला है ऑप्शन बी हो जाएगा, -1। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 7 में कि √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा √32 डॉट डॉट का सारवंतर क्या होगा। इस सवाल में भी हमसे सारवंतर का मान पूछा गया है। फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे D बराबर, वो होता है A2 - A1। तो A2 का मान देख लीजिए √8 है, तो आप लिखेंगे √8 माइनस A1 का मान कितना है, √2 है। तो √8 में से √2 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, √8 को गुणनखंड करेंगे। कैसे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर माइनस कितना है, तो √2 है। अब देख लीजिए डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 √2 होगा, और इधर होगा √2। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं √8 को हम लोग कैसे लिखे हैं, तो 2 √2 लिखे हैं, और माइनस √2 है। तो जब 2 √2 में से √2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो वो √2 बचेगा। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे कटा है, तो ध्यान दीजिएगा जरा कि ये 2 √2 है, और ये √2 के मतलब कि ये 1 √2 है। तो जब 2 में से 1 को हटाते हैं तो 1 बचता है, और √2 में से √2 हटाते हैं तो √2 बचता है। तो 1 √2 तो लिखा जाता नहीं है, यानी 1 में अगर हम लोग √2 से गुना कर भी देते हैं तो √2 होगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही जवाब आने वाला है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, √2। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जितना भी प्रश्न समझाया गया है वो सभी समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। हे दोस्तों, अगर आपने मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मैथ इन मैजिक टिप्स, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी हमारे द्वारा बनाए गए मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उससे स्टडी कर आप मैट्रिक इंटर एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका नाम है questionforexam.com, और वहाँ पे भी जाके ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ढेर सारे PDF भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।